प्रिय मित्रों, यह एक ऐसा क्षण है जब लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारियों के चेहरों पर दशकों की प्रतीक्षा के बाद एक नई आशा की किरण दिखाई दे रही है। इस समय की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण समाचार सीधे उन ईपीएस पेंशन धारकों से जुड़ी हुई है जिन्होंने अपने जीवन का स्वर्णकाल देश की सेवा में समर्पित कर दिया। एक लंबे और अथक संघर्ष के बाद उनकी आवाज अब सत्ता के गलियारों में गूंज रही है और इसका परिणाम एक ऐसी ऐतिहासिक घोषणा के रूप में सामने आया है जिसका इंतजार करोड़ों आंखें कर रही थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं न्यूनतम मासिक पेंशन में उस अभूतपूर्व वृद्धि की जिसकी मांग को लेकर सड़कों से लेकर संसद तक और याचिकाओं से लेकर उच्च स्तरीय बैठकों तक हर मंच पर आवाज बुलंद की गई। न्यूनतम मासिक पेंशन को 7,500 रुपये करने की जो मांग थी वह अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। इसको लेकर एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ने सभी को चौंका दिया है। बताया यह जा रहा है कि ईपीएस 95 के पेंशन भोगियों के लिए यह एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, एक ऐसा तोहफा जिसका वे लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। सूत्रों के हवाले से जो खबरें निकल कर आ रही हैं, वे इस ओर इशारा कर रही हैं कि सरकार ने न केवल पेंशन राशि में वृद्धि को स्वीकारा है बल्कि एक और महत्वपूर्ण मांग को पूरा करते हुए इसमें महंगाई भत्ते यानी डीए को भी शामिल करने की मंजूरी दे दी है। यह खबर किसी साधारण घोषणा जैसी नहीं है बल्कि यह उन 71 लाख से भी ज्यादा पेंशन भोगियों के जीवन में एक क्रांतिकारी बदलाव लाने का सामर्थ्य रखती है जो अभी तक मात्र 1,000 रुपये की मामूली पेंशन पर अपना गुजारा करने को विवश थे। जो बड़ी खबर इस वक्त सुर्खियों में है वह यह है कि मासिक पेंशन को बढ़ाकर 8,000 रुपये करने के साथ साथ उस पर महंगाई भत्ते की एक अतिरिक्त सुरक्षा कवच प्रदान करने को हरी झंडी मिल गई है। अभी अभी यह बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है जिसने पेंशन धारकों के बीच खुशी की एक लहर दौड़ा दी है। तो आखिर यह पूरी बिग अपडेट क्या है? 8,000 रुपये की मासिक पेंशन और उस पर महंगाई भत्ते की मंजूरी का वास्तविक अर्थ क्या है? इस फैसले को किस आधार पर और किन प्रक्रियाओं के बाद लिया गया है? इसके पीछे की पूरी कहानी और इसके दूरगामी प्रभावों की विस्तृत चर्चा आज हम यहाँ करेंगे। साथ ही हम आज एक और ज्वलंत मुद्दे पर विस्तार से बात करने वाले हैं जिसका संबंध देश के करोड़ों सरकारी कर्मचारियों के भविष्य से है। जी हाँ, हम पुरानी पेंशन योजना यानी ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली की मांग और उस पर सरकार के नवीनतम रुख की चर्चा करेंगे। एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने कर्मचारियों के बीच एक नई बहस को जन्म दे दिया है। 50% पेंशन के साथ कर्मचारियों के लिए 2 नई गारंटियों का वादा। यह सुनने में जितना आकर्षक लगता है, इसकी वास्तविकता और इसके क्रियान्वयन की रूपरेखा उतनी ही जटिल है। वर्ष 2025 के भीतर ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर जो सबसे नया अपडेट सामने आया है वह कई मायनों में ऐतिहासिक है। 50% की पेंशन के साथ कर्मचारियों को कौन सी 2 नई गारंटियां दी जा रही हैं और यह किस प्रकार से कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी के रूप में प्रस्तुत की जा रही है, इस पर से भी आज हम पर्दा उठाएंगे। इसलिए हम आप सभी पेंशन धारकों और कर्मचारियों से यह विनम्र निवेदन करते हैं कि आप इस विश्लेषण को अंत तक ध्यानपूर्वक सुनें। और यदि आप हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, इस वीडियो को अपना स्नेह देते हुए लाइक करें और सबसे महत्वपूर्ण इस जानकारी को अपने सभी पेंशन धारक मित्रों और सहकर्मियों के साथ साझा करें ताकि पेंशन से जुड़ी हर बड़ी सच्ची और तथ्यों पर आधारित खबर उन तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए सबसे पहले उस खबर की ओर लौटते हैं जिसका इंतजार देश के लाखों ईपीएस 95 पेंशन भोगी बेसब्री से कर रहे थे। न्यूनतम मासिक पेंशन को लेकर जो ब्रेकिंग न्यूज आई है वह वास्तव में एक बड़ी जीत का प्रतीक है। वर्षों से ईपीएस 95 के पेंशन भोगी जो निजी क्षेत्र से सेवानिवृत्त हुए हैं, एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए अपनी पेंशन में वृद्धि की गुहार लगा रहे थे। उनकी मूल पेंशन राशि जो कि मात्र 1,000 रुपये प्रतिमाह पर सीमित थी, आज के महंगाई के दौर में किसी भी दृष्टिकोण से पर्याप्त नहीं थी।
यह राशि दैनिक आवश्यकताओं जैसे कि भोजन, आवास और सबसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के खर्चों को पूरा करने में पूरी तरह से असमर्थ थी। इस अन्यायपूर्ण स्थिति के खिलाफ पेंशन भोगियों ने राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन किए, धरने दिए और अपनी मांगों को लेकर देश की वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण और श्रम मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कई दौर की बैठकें की। उनकी आवाज में जो दर्द और पीड़ा थी वह आखिरकार सुनी गई। अब जो निर्णय सामने आया है वह उनकी तपस्या का ही फल है। नई 8,000 रुपये की मासिक पेंशन और उसके साथ महंगाई भत्ते का समावेश उन्हें वह वित्तीय सुरक्षा और सम्मान प्रदान करेगा जिसके वे वास्तव में हकदार हैं। यह फैसला अप्रैल 2025 में सर्वोच्च न्यायालय के एक महत्वपूर्ण फैसले की भावना का भी सम्मान करता है, जिसमें सेवानिवृत्त कर्मचारियों के गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार को सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया था। यह बदलाव सिर्फ एक वित्तीय वृद्धि नहीं है, बल्कि यह उन लाखों बुजुर्गों के आत्मसम्मान को लौटाने का एक ऐतिहासिक कदम है जिन्होंने देश के निर्माण में अपना पसीना बहाया है। इस संशोधित पेंशन योजना के जो प्रमुख प्रभाव और लाभ होंगे वे पेंशन भोगियों के जीवन स्तर को कई गुना बेहतर बनाने की क्षमता रखते हैं। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण लाभ तो यही है कि न्यूनतम मासिक पेंशन की राशि को 1,000 रुपये के स्तर से सीधे 8 गुना बढ़ाकर 8,000 रुपये कर दिया गया है। यह एक अभूतपूर्व वृद्धि है। दूसरा बड़ा लाभ यह है कि इसमें महंगाई भत्ता यानी डीए को जोड़ा गया है जो मुद्रास्फीति से जुड़ा होगा। इसका अर्थ यह है कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी पेंशन की राशि में भी नियमित रूप से बढ़ोतरी होती रहेगी ताकि पेंशन का वास्तविक मूल्य कम न हो। पेंशन भोगियों के लिए एक और बड़ी राहत की बात यह है कि इस बढ़े हुए लाभ को प्राप्त करने के लिए उन्हें किसी भी प्रकार का नया आवेदन करने या कार्यालयों के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं होगी। यह लाभ स्वचालित रूप से यानी ऑटोमेटिक तरीके से उनके मौजूदा पेंशन खातों में अपडेट कर दिया जाएगा। यह योजना देश के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को कवर करेगी, चाहे वे किसी कारखाने में काम करते हों, किसी कार्यालय में या किसी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई में। भुगतान की प्रक्रिया को भी सरल और पारदर्शी बनाया गया है और बढ़ी हुई पेंशन राशि सीधे उनके बैंक खातों में जमा कर दी जाएगी। इन सभी परिवर्तनों का एकमात्र और पवित्र उद्देश्य देश के लाखों बुजुर्ग श्रमिकों के सेवानिवृत्त जीवन को तनाव मुक्त और वित्तीय रूप से सुरक्षित बनाना है ताकि वे अपना बुढ़ापा चिंता में नहीं बल्कि चैन से गुजार सके। अब यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि यह नई पेंशन संरचना वास्तव में काम कैसे करेगी। नई संरचना को बेहद सरल और निष्पक्ष बनाया गया है। 8,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन सभी पात्र ईपीएस 95 सदस्यों पर समान रूप से लागू होगी। उनकी पूर्व की सेवा या कार्यस्थल की प्रकृति से कोई भेदभाव नहीं होगा। महंगाई भत्ते की गणना अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जिसे हम AICPI कहते हैं, के आधार पर की जाएगी। यह एक वैज्ञानिक तरीका है जिससे महंगाई की वास्तविक दर का पता चलता है। इस सूचकांक के आधार पर हर 6 महीने में यानी साल में 2 बार महंगाई भत्ते में संशोधन किया जाएगा ताकि पेंशन भोगियों को बढ़ती लागतों से तत्काल राहत मिल सके। यदि हम इस नई पेंशन संरचना पर एक त्वरित नजर डालें तो न्यूनतम पेंशन 8,000 रुपये प्रतिमाह होगी। महंगाई भत्ता अर्धवार्षिक रूप से समायोजित किया जाएगा और इसकी शुरुआत इसी वर्ष यानी 2025 के अंदर हो जाएगी। सभी ईपीएस 95 के पेंशनभोगी स्वतः ही इसके पात्र माने जाएंगे। हालांकि यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है जिसका सभी पेंशन भोगियों को ध्यान रखना चाहिए। भुगतान प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की देरी या समस्या से बचने के लिए यह सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है कि उनके बैंक खाते का विवरण और KYC यानी अपने ग्राहक को जाने का विवरण, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO के रिकॉर्ड में पूरी तरह से सही और अपडेटेड हो। विशेष रूप से उनका आधार कार्ड उनके PF खाते से जुड़ा होना अनिवार्य है। इस ऐतिहासिक पेंशन
वृद्धि का प्रभाव केवल सेवानिवृत्त लोगों पर ही नहीं बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। जब देश के लगभग 71 लाख पेंशन भोगियों के हाथों में अधिक पैसा आएगा तो वे स्वाभाविक रूप से अपनी जरूरतों पर अधिक खर्च करेंगे। इससे उन्हें बेहतर भोजन, स्वास्थ्य सेवाएं और आवास जैसी बुनियादी सुविधाएं प्राप्त करने में मदद मिलेगी। पेंशन में वृद्धि से सेवानिवृत्त लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा और उनका आर्थिक तनाव कम होगा। जब वे अधिक खर्च करेंगे तो बाजार में मांग बढ़ेगी। इस बढ़ी हुई खर्च करने की क्षमता से स्थानीय व्यवसायों को भी बहुत बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि पेंशनभोगी पहले से ज्यादा सामान और सेवाएं खरीदेंगे, जिससे छोटे दुकानदारों और व्यापारियों की आय में भी वृद्धि होगी। हालांकि कुछ वित्तीय विशेषज्ञ यह चेतावनी भी देते हैं कि सरकार को इस योजना के दीर्घकालिक स्थायित्व को सुनिश्चित करने के लिए ईपीएफओ के पेंशन फंड का प्रबंधन बहुत सावधानी पूर्वक करना होगा। यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि फंड में इतना पैसा हमेशा उपलब्ध रहे कि भविष्य में भी पेंशन का भुगतान बिना किसी रुकावट के जारी रह सके। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि पेंशन भोगियों को आगे क्या करना होगा। जैसा कि हमने पहले भी बताया, सबसे अच्छी खबर यही है कि इस नई और बढ़ी हुई पेंशन राशि को प्राप्त करने के लिए पेंशन भोगियों को किसी भी प्रकार की कोई विशेष कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है। ईपीएफओ ने इस भुगतान प्रक्रिया को पूरी तरह से स्वचालित यानी ऑटोमेटिक बना दिया है और वह अपने सिस्टम में इसे स्वयं ही अपडेट कर देगा। लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर पेंशन भोगियों को यह सलाह दी जाती है कि वे एक बार ईपीएफओ के ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अपने बैंक खाते का विवरण, अपना नाम और आधार लिंकेज की स्थिति की जांच अवश्य कर ले, ताकि भुगतान के समय किसी भी प्रकार की तकनीकी गड़बड़ी की कोई गुंजाइश न रहे। सरकार पेंशन सेवाओं तक पहुंच को और भी आसान और सुगम बनाने के लिए डिजिटल माध्यमों पर विशेष जोर दे रही है। उमंग ऐप और ईपीएफओ के अपने मोबाइल एप्लीकेशन जैसे डिजिटल अपग्रेड पर भी काम चल रहा है, ताकि पेंशनभोगी घर बैठे ही अपने पेंशन से जुड़ी हर जानकारी प्राप्त कर सके। किसी भी नवीनतम अपडेट और आधिकारिक जानकारी के लिए सभी पेंशन भोगियों को ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट जो है www.epfindia.gov.in पर नियमित रूप से जाने की सलाह दी जाती है, ताकि वे किसी भी तरह की अफवाहों से बच सके और केवल प्रमाणित जानकारी पर ही विश्वास करें। चलिए अब रुख करते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर की ओर, जिसका संबंध सीधे तौर पर देश के वर्तमान सरकारी कर्मचारियों के भविष्य से है। यह खबर है ओल्ड पेंशन स्कीम यानी पुरानी पेंशन योजना को लेकर, जिसने एक बार फिर से राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का बाजार गर्म कर दिया है। 50% पेंशन के साथ कर्मचारियों हेतु 2 नई गारंटी, यह नारा आजकल बहुत सुनाई दे रहा है। कर्मचारियों के लिए इसे एक बहुत बड़ी खुशखबरी के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। सरकारी कर्मचारियों के लिए यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि सेवानिवृत्ति के बाद का जीवन और परिवार की वित्तीय सुरक्षा के लिए पुरानी पेंशन स्कीम को हमेशा से एक मजबूत और भरोसेमंद स्तंभ माना जाता रहा है। जब से देश में नई पेंशन योजना यानी एनपीएस को लागू किया गया है, तभी से कर्मचारी लगातार यह मांग कर रहे हैं कि पुरानी पेंशन स्कीम को फिर से बहाल किया जाए। यह मांग कई राज्यों में इतनी प्रबल हुई कि वहां की सरकारों को इसके सामने झुकना पड़ा। राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़, झारखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे कई राज्यों ने अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने की घोषणा की, जिसके बाद लाखों कर्मचारियों और उनके परिवारों के भविष्य को लेकर एक नई उम्मीद की किरण जगी। नई पेंशन स्कीम और पुरानी पेंशन स्कीम की तुलना हमेशा से ही एक बड़ा मुद्दा रही है। पुरानी पेंशन स्कीम की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि इसमें एक निश्चित पेंशन राशि की गारंटी होती थी, जो कर्मचारी के अंतिम वेतन पर आधारित होती थी। साथ ही इसमें पारिवारिक पेंशन और सेवानिवृत्ति के बाद भी महंगाई से राहत जैसे कई महत्वपूर्ण लाभ शामिल थे। अब साल 2025 में केंद्र सरकार के स्तर पर इस विषय में एक नया मोड़ आया है।
यह बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने भी एक नया रोड मैप तैयार कर लिया है। एक नई नीति पर विचार किया जा रहा है जिसके तहत कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का 50% हिस्सा आजीवन पेंशन के रूप में दिए जाने की व्यवस्था पर जोर दिया जा रहा है। इस व्यवस्था को एक गारंटी के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। ऐसे ही 50% पेंशन की गारंटी जैसे प्रावधानों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन भी किया गया था। इस नई नीति के पीछे का विचार यह है कि सेवानिवृत्त कर्मचारी की वित्तीय स्थिरता को हर हाल में सुनिश्चित किया जाए ताकि उसकी निर्भरता बाजार के उतार चढ़ाव पर न रहे। इससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों के जीवन में स्थिरता बढ़ने की संभावना को बहुत ही प्रबल और तेज बताया जा रहा है। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण और नवीनतम जानकारी है जिसे समझना अत्यंत आवश्यक है। हाल ही में 11 अगस्त 2025 को देश की वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण ने संसद में एक बयान दिया है जिसने इस पूरे परिदृश्य को एक नई दिशा दे दी है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस को पूरी तरह से बहाल करने का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। सरकार का मानना है कि ओपीएस की पुरानी संरचना सरकारी खजाने पर एक असहनीय वित्तीय बोझ डालती है। तो फिर यह 50% की गारंटी वाली बात कहां से आई? दरअसल सरकार ने ओपीएस की बहाली की मांग और एनपीएस की कमियों के बीच एक मध्य का रास्ता निकालने का प्रयास किया है। कर्मचारियों की चिंताओं को दूर करने के लिए सरकार ने एक नई योजना प्रस्तुत की है जिसका नाम है यूनिफाइड पेंशन स्कीम या यूपीएस। यह योजना अप्रैल 2025 से प्रभावी हो चुकी है और यह राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस के तहत एक विकल्प के रूप में उपलब्ध कराई गई है। यही वह योजना है जिसमें 50% की गारंटी का प्रावधान है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत उन केंद्रीय कर्मचारियों को जिन्होंने न्यूनतम 25 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी कर ली है, सेवानिवृत्ति से ठीक पहले के 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% हिस्सा एक सुनिश्चित पेंशन के रूप में प्राप्त होगा। यह एक बहुत बड़ा प्रावधान है जो इसे एनपीएस से अलग करता है। इसके अलावा जिन कर्मचारियों ने 10 वर्ष से अधिक की सेवा पूरी कर ली है उन्हें भी न्यूनतम 10,000 रुपये की मासिक पेंशन की गारंटी दी जाएगी। यूपीएस में पारिवारिक पेंशन का भी प्रावधान है। पेंशन भोगी की मृत्यु की स्थिति में उनके परिवार को उनकी अंतिम पेंशन का 60% हिस्सा पारिवारिक पेंशन के रूप में मिलता रहेगा। इस प्रकार सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम को सीधे तौर पर तो नहीं लौटाया है, लेकिन यूनिफाइड पेंशन स्कीम के माध्यम से उसने ओपीएस के सबसे आकर्षक तत्व यानी निश्चित लाभ या डिफाइंड बेनिफिट को एनपीएस की परिभाषित अंशदान या डिफाइंड कंट्रीब्यूशन संरचना के साथ जोड़ने का एक अभूतपूर्व प्रयास किया है। यह एक हाइब्रिड मॉडल है जो कर्मचारियों को एक सुनिश्चित पेंशन की सुरक्षा भी देता है और साथ ही राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने का भी प्रयास करता है। कर्मचारियों को अब यह विकल्प चुनना होगा कि वे मौजूदा बाजार आधारित एनपीएस के साथ रहना चाहते हैं या फिर सुनिश्चित लाभ प्रदान करने वाली इस नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अपनाना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर आज की ये दोनों बड़ी खबरें देश के करोड़ों सेवानिवृत्त और सेवारत कर्मचारियों के जीवन पर गहरा और दूरगामी प्रभाव डालने वाली है। एक ओर ईपीएस 95 के पेंशन भोगियों के लिए 8,000 रुपये की न्यूनतम मासिक पेंशन और उस पर महंगाई भत्ते की मंजूरी उनके दशकों के संघर्ष की एक शानदार विजय है जो उनके बुढ़ापे को एक मजबूत वित्तीय आधार प्रदान करेगी। वहीं दूसरी ओर सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम की सीधी बहाली भले ही न हुई हो, लेकिन यूनिफाइड पेंशन स्कीम के रूप में एक नया विकल्प सामने आया है जो 50% पेंशन की गारंटी देकर उनके भविष्य को सुरक्षित करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। यह दोनों ही घटनाक्रम यह दर्शाते हैं कि सरकार सेवानिवृत्त और सेवारत दोनों ही वर्गों के कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा को लेकर गंभीर है और उनकी मांगों पर सकारात्मक रूप से विचार कर रही है। आने वाला समय ही यह बताएगा कि इन घोषणाओं का जमीनी स्तर पर
क्रियान्वयन कितना सफल होता है और यह वास्तव में कितने लोगों के जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन ला पाता है। हम उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध हुई होगी। हर नवीनतम और सटीक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।